एक तुर्की नाम का एक जगह है देश है, और उसमें जो है खलीफा नाम का एक पद हुआ करता था। और खलीफा जो है वो राजनीतिक के साथ साथ धार्मिक भी राजगुरु हुआ करता था पूरा विश्व का। चूंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ तुर्की दे रहा था, और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की भी हार हुई और तुर्की की भी हार हुई, तो अंग्रेज ने जर्मनी के साथ भी संधि किया और तुर्की के साथ भी संधि किया। तो विश्व के मुसलमानों के साथ साथ भारतीय मुसलमानों को भी ये लग रहा था कि ये जो खलीफा वाला पद था तुर्की में, कहीं इसको अंग्रेज खत्म ना कर दे। क्यों? क्योंकि विश्व में जितने भी मुस्लिम कंट्री है, एगो इंस्टीट्यूशन का, एक संगठन का नाम सुना होगा, उस संगठन को OIC कहा जाता है या IOC कहा जाता है, सॉरी, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कंट्री। इसमें टोटली 56 गो देश आता है। मुस्लिम बहुत है विश्व में, और ये खलीफा वाला जो पद है वो पूरे विश्व के मुस्लिम को प्रिय था, साथ साथ उसमें भारत के भी जो मुस्लिम थे उसको भी प्रिय था। अब भारतीय मुस्लिम को लगा कि खलीफा वाला पद हटा देगा, और इसीलिए आंदोलन एक चला, और वही आंदोलन कौन सा आंदोलन कहलाया था? खिलाफत आंदोलन। इसमें गांधी जी ने बड़ा अच्छा, बाबा ने बड़ा दिमाग दौड़ाया। बाबा को लगा कि बहुत अच्छा टाइम है, बाबा को लगा कि बड़ा अच्छा टाइम हो भारत में एकता बढ़ाने वाला टाइम है ये। बाबा ने खुलकर खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, बोला हम तुम्हारे साथ हैं। उस समय जो हिंदू और मुस्लिम में थोड़ी सी दरार आ रही थी, बाबा उसको कम करना चाह रहा था। बाबा सोचा कि भारत तब तक आजाद नहीं होगा जब तक यहाँ के देशवासी एक साथ ना रहे, और बाबा ने खुला समर्थन किया, तुम्हारा भयंकर रूप से समर्थन किया था खिलाफत आंदोलन में। ये सब कांड हो चला। 1920 का बात है, 1920 नवंबर दिसंबर का महीना है। बाबा ने बोला कि अखिल भारतीय लेवल पर, यानी पूरे भारत के लेवल पर एक आंदोलन चलाओ जिसमें पूरा भारत को समेट लो। उस समय बांग्लादेश भी भारत का ही है, मतलब पूरा भारत को समेट लो, और जो अंग्रेजों को तुम लोग सहयोग कर रहे थे उसको असहयोग में बदल दो, जो कॉपरेट कर रहे थे उसको नॉन कॉपरेट में बदल दो। क्योंकि बाबा को एक दो चीज का बड़ा दुख हुआ। बाबा को दुख इस बात का हुआ, जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुई थी तो अंग्रेजों ने बाबा को बोला कि भारतीय आर्मी यदि अंग्रेजों का साथ देगा तो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद हम भारत के लिए अच्छा करेंगे और भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। और हम समझा चुके हैं कि डोमिनियन किसको कहा जाता है। डोमिनियन का मतलब ही हो गया कि मतलब ये एक देश है, मान के चलो ये एक देश है, और इस देश में दो गो पावर है, एक आंतरिक पावर है और एक बाहरी पावर है। जब किसी देश का आंतरिक पावर जो है उस देश में रहने वाले लोगों के पास रहे, और बाहरी पावर जो है वो किसी और देश के पास रहे, तो ऐसे देश को हम लोग डोमिनियन देश के नाम से जानते हैं। बाबा बोला कि चलो अंदर वाला तो दे देगा कम से कम, बाहर चलो कोई बात नहीं बादे में लेंगे, अंदर वाला तो कम से कम ले लेंगे। बाबा ने बोला ठीक है, भारतीय आर्मी जो है वो तुम्हारा साथ देगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। भाई साहब, अंग्रेज का औकात था कि वो जीत जाता अपने आर्मी पे। सच बताएं, हिस्ट्री को जब दिलचस्पी से पढ़ोगे और थोड़ा गहरा पढ़ोगे तो तुम एक विचार उत्पन्न आएगा तुम्हारे मन में, और ये उत्पन्न आएगा कि भारत को गुलाम बनाने वाला भारतीय खुद है। तुम बोलोगे हाउ कुड यू से दैट,
कैसे कह सकते हो ये बात कि भारत को गुलाम बनाने वाला भारतीय खुद है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंग्रेज में सबसे ज्यादा जो सेना था वो भारतीय था, और अंग्रेज किस पे जीत रहा था? अपने सेना पे जीत रहा था। तो भारत को आजाद और भारत को गुलाम वाला जो एक टॉपिक पढ़ते हो, आजादी भी भारतीयों ने करवाया और गुलामी भी भारतीयों ने करवाया। आजादी एक गर्व का बात है और गुलामी एक गम का बात है, और वो गम कोई और नहीं, हमारे ही लोगों ने दिया हमको। हमारे ही आर्मी उसका साथ दिया, जिसके बदौलत 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, करीब करीब 250 साल तक जो है अंग्रेजों ने भारत पे राज किया। ना भारतीय सिपाही उसका साथ देता और ना ही अंग्रेजों में उतना औकात। अरे अटलांटिक महासागर में तो ये छोटका को एगो टापू है इंग्लैंड, उससे ज्यादा तो साला बिहारी है। एक बार बिहार और यूपी को हिला दे तो पूरा इंग्लैंड हिला देगा, इतना मार मारेगा। और वो इतने बड़े देश को, अभी इतना बड़ा देश है, तो उस समय सोचो कि पाकिस्तान भी भारत का ही पार्ट था, ये बांग्लादेश भी भारत का ही पार्ट था। इतने बड़े देश को उसने हिला के रख दिया। उसने इसका कभी भी पावर यूज नहीं किया, उसने इसका पावर यूज किया। और हम लोग जोश में होश गवा देने वाले थे। 1857 में हम लोग आजाद हो जाते। इतना तो टाइम पीरियड जो 1919 पढ़ा रहे हैं, अभी तक आजादी वाला पढ़ाते। हम लोग 57 में आजाद हो जाते, लेकिन 57 में आजाद नहीं हुए। जब 57 का क्रांति हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे, सब अपने अपने लिए लड़ रहा है, कोई भारत के लिए लड़ नहीं रहा है, सब अपने अपने लिए लड़ रहा है। वीर कुंवर सिंह का जमींदारी छीन लिया गया था, तो वीर कुंवर सिंह अपने जमींदारी के लिए, झांसी की रानी जिसको लक्ष्मीबाई कहते हो उसका राज्य छीन लिया गया, वो अपने लिए लड़ रहे हैं। नाना साहब जो कानपुर से थे वो इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनको पेंशन देना बंद हो गया था, इसलिए लड़ रहे। तो कोई भारत के लिए लड़ कहां रहा है? ये तो सब अपना अपना प्रॉफिट के लिए लड़ रहा है, और इसी को नाम दे दिया चलो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ये अपना अपना का स्वतंत्रता संग्राम है। हाँ, लेकिन ये था कि सबने एक साथ अंग्रेजों का भगाने का कोशिश किया। ये भी सत्य बात है कि अंग्रेज यदि भाग जाएगा भारत से तो ये अच्छा बात है, ये अच्छा ठीक था। लेकिन ये बोलोगे कि भारत को अपना आजाद कराने के लिए अपना प्रॉफिट नहीं सोच रहा था, उस समय तो अपना प्रॉफिट सोच रहा था। हाँ, बाद का जो लोग सब आया वो अपना प्रॉफिट नहीं सोचा, वो भारत के लिए सोचा। गांधी, नेहरू, भगत सिंह, आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये अपने लिए नहीं सोचे ये लोग, ये भारत के लिए सोचे। तो 1920 में गांधी ने बोला कि तुम लोग सहयोग करते हो, सहयोग देना बंद कर दो, और जब तक सहयोग करोगे तब तक तुम्हारा यही शोषण होते रहेगा। तो बाबा को बोला कि कौन सा आंदोलन चलाए? तो बाबा ने 1920 में एक आंदोलन चलाया, और उसी आंदोलन को असहयोग आंदोलन कहा जाता है। कौन सा आंदोलन कहा जाता है? असहयोग। तो नेक्स्ट लिखना असहयोग आंदोलन, नेक्स्ट लिखो असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन लिखा? लिखना 1920 से 1922, 1920 से 1922, 1920 से 1922 किसके द्वारा चलाया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी के द्वारा। क्लियर है? कोनो दिक्कत? समझ आ रहा है?
2 साल तक आंदोलन चला, खतरनाक रूप से बहिष्कार किया गया। विद्यार्थी को बोला कि जो अंग्रेज के स्कूल जाना छोड़ दो, कई वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया। और यही एक समय है जिसमें चरखा की परंपरा बहुत जोर शोर से चली थी। गांधी जी को कई बार देखे होंगे चरखा काटते हुए। यहीं से शुरुआत हुई। बोला कि तुम लोग फिजिकली गुलाम नहीं है, मेंटली गुलाम है। बोला कैसे मेंटली गुलाम है? बोला तुम लोग जो पहनावा जो पहन रहे हो ना, ये जो सूट बूट पहन रहे हो ना, इस सूट बूट किसी और का नहीं, अंग्रेजों का है। इस सूट बूट को छोड़ो। और अभी भी तुमको बिलीव नहीं होगा, अभी भी हम लोग अंग्रेज को गलियाते हैं, लेकिन हमारा जो मेंटलिटी है, हमारा जो इमोशनली सोचने का तरीका है, अभी भी अंग्रेजों वाला है। अभी तुमको बोल दे कि धोती पहन के निकलो, निकल पाएगा क्या? वो सोच ही दे के चल गया। वो लोग जींस पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे, सूट बूट बढ़िया पहनेंगे, तब ना कोई पसंद करेगा। हो ऐसे थोड़ी पसंद कर, धोती में कोई पसंद करता हो? तो अभी भी हम लोग मेंटली जो है वो अंग्रेजों का गुलाम बनल है, लेकिन हम लोग को पता नहीं। हम लोग गलिया देते हैं। नहीं रे, पहले अपने आप को देखो ना, हम भी हैं उसमें। ये मत सोचना कि हमने हैं, हम भी है उसमें। मॉडरेट रहना चाहते हैं, अपने विचार से, अपने व्यवहार से, सब कुछ से मॉडरेट रहना चाहते हैं। हुआ क्या? गांधी ने बोला कि ये जो कपड़ा उपड़ा पहन रहे हो ना, सबका होलिका दहन करो। भाई साहब, जत्था का जत्था कलकत्ता में जो है ना कपड़ा आता था, आग लगा दिया जाता था। अंग्रेज को डर लगने लगा, ये पगला इसे तो पूरे खतरनाक है, खत्म ही कर देगा ये। महिलाएं जो आज तक क्रांति में यानी आंदोलन में नहीं उतरती थी, गांधी ने बोला महिलाओं को उतारो। महिलाएं उतरेगी, देखो भीड़ कितना जम जाता है। वैसे भी भारत में बेरोजगार का कमी थोड़ी है। तुमको बोल देगा चलो रे, रोड पे हाय हाय करते हैं, तो 1-2 बार बोलो भाई कौन जाएगा। लेकिन जैसे ही तुमको बोल दिया कि लड़की लोग आ रही है, साला का देखेगा ये सब चीज। शर्ट पैंट पहना, तुरंत निकल गया नीचे। ऐसा मेंटेलिटी होता है। बाबा को पता था महिला रोड पे उतरेगी, सब उतरेगा, उतारो महिलाओं को। महिला भी चर बर के साथ ली। महिला को बोली कि तुम लोग को सबसे ज्यादा दिक्कत किससे? बोला हस्बैंड से। बोला कैसे? रोज रात को पी के आता है, मारता है। बोला जितना शराब का दुकान है ना, सब पे धरना दे दो। महिलाएं भी तेज, बिहार यूपी वाली महिलाएं, बंगाल, झाड़ू लेके खड़ा है वाइन शॉप पे, शराब के दुकान पे खड़ा है। जैसे शटर उठाया, मार झाड़ू, बंद कर। अच्छा खासा चला, महिलाओं ने भी इसमें अच्छा खासा भागीदारी लिया। लेकिन बाबा को यह बात भी पता था कि ये आंदोलन जो है ना वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ज्यादा दिन चलेगा तो आदमी बोर हो जाएगा। तुम्ही को रोज बोलेगा 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन चलोगे रोड पे, लेकिन 2 साल तक लगातार बोलते रहेगा भाई कौन जा रहा है, जाओ आज तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। तो बाबा को ये चीज पता था। लेकिन अभी भी ये आंदोलन जो है वो जोर शोर से चल रही थी। बाबा अब इस ताक में थे कि कोई कुछ ऐसा घटना हो जाए भारत में ताकि इस आंदोलन को हम वापस ले लें। लेकिन घटना कुछ हो ही नहीं रहा था जो बाबा इस आंदोलन को वापस ले। घटना हुआ 5 फरवरी 1922 को। काय फरवरी? 5 फरवरी 1922 को घटना का हुआ। तो आज का जो बाबा है, आज का बाबा कौन? योगी बाबा। अब बाबा कहां से? तो यूपी से। यूपी में कहां से? तो गोरखपुर से। अब वही गोरखपुर का बता रहे हैं, लेकिन ऊ बाबा के जमाने का बात कर रहे हैं, गांधी बाबा के जमाने का। गोरखपुर के पास एगो एरिया पड़ता था जिस एरिया का नाम था चोरी चोरा। क्या नाम था? चोरी चोरा। बताया जाता है कि असहयोग आंदोलन में जो लोग, कुछ लोग थे, क्रांतिकारी थे, उसी वो चोरी चोरा वाले एरिया से जा रहा था। शाम का वक्त था, हाथ में मसाल लिए हुए, वंदे मातरम, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा चल रहा है, भारत माता की जय। अभी हम बताएं ना कि अंग्रेज को गुलाम बनाने वाला भी भारतीय ही है। कुछ बताया जाता है कि उसी गांव में, उसी एरिया में, उसी के नाम पर एक थाना भी था। थानों का नाम था चोरी चोरा। बताया जाता है कि उस थाना में उस समय करीब करीब 22 गो पुलिस वाला था।
2200 पुलिस वाला सोचा कि गांधी विचारधारा वाला हो। गांधी का विचारधारा अजीबो गरीब है, बाबा का विचारधारा कोई न जाए ना कोई न जाने, एक गाल में मारे तो दूसरा गाल दे दो, बाबा का ऐसा विचारधारा। पुलिसवा को लगा कि मारेंगे देगा, एक लाठी मारेंगे तो बोलेगा दूसरा लाठी मार लो, चलो हाथ साफ कर लेते हैं। वो 2200 पुलिसकर्मी आता है और वो जो क्रांतिकारी लोग जा रहा था उस पर लाठी बरसाना स्टार्ट कर देता है। अब 150-200 आदमी जा रहा है तो जरूरी थोड़ी है कि 200 का 200 बाबे वाला विचारधारा का होगा, कोई तो भगतो सिंह वाला विचारधारा का होगा, कोई तो आजाद वाला विचारधारा का होगा कि एक गाल में मारे तो तुम 100 गाल में मारो। ऐसा तो होगा 5-10 गो लग गया होगा, कहीं चोट उठ सहन नहीं कर पा रहा होगा, बोला मार रहे पहले बाबा को साइड करो, पहले मारो ही लोग को। तो जो गांधीवादी विचारधारा वाला भी लोग था वो सोचा कि अभी गांधी को साइड में रख दो, अभी पहले मारो इसको भयंकर। 2200 पुलिसकर्मी को दौड़ाना स्टार्ट किया। 2200 पुलिसकर्मी क्या करता है, अपने आप को अपने ही थाना में बंद कर लेता है। यो सब जो उसका पीछा पीछा कर रहा था बोला आप कैसे मारेगा, आप तो हम बंद कर लिए अपने आप को। बोला रे पगला, कुछ दूर भागते रहता तो एक ऑलरेडी हम लोग बड़ी दूर से आ रहे हैं, छोड़ देते तुम लोग को। ये बंद कर लिया अपने आप को, मारेंगे नहीं, लाठी नहीं मारेंगे, जला तो देवे न करेंगे। थाना में वैसे भी केरोसिन हुआ ही करता था उस समय, लाइट वाइट तो ज्यादा रहता नहीं था, केरोसिन था ही, पूरा केरोसिन उजाल दिया बढ़िया से, और हाथ में मसाल था ही, पूरा थाना सही तो 2200 जो पुलिसवा था सबको जला करके राख कर दिया। ये घटना जो है चोरी चोरा घटना के नाम से जाना जाता है, तो लिख लो चोरी चोरा घटना, लिखो चोरी चोरा घटना। चोरी चोरा घटना यूपी कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। कब हुआ? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। लिखा? कोनो दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर है? चलो अब लिखने वाला कम, समझने वाला ज्यादा रहेगा, ठीक ना? मेरा बात को समझते रहो, सब कुछ क्लास में याद होते जाएगा। भाई साहब 5 फरवरी को ही घटना हुआ, 6 फरवरी को बाबा को न्यूज चल गया, और बाबा इसी ताक में था कि कुछ हो, हम ये आंदोलन को वापस ले ले। बाबा 10 फरवरी को बोला कि हम असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं, जाओ। एकाएक इतने बड़े आंदोलन को यदि कोई वापस ले रहा है तो पक्का है कि कितनों भी बड़ा तुम बाबा हो, कुछ लोग तो तुमसे नफरत करना स्टार्ट कर देगा, तुम पे गुस्सा करना स्टार्ट कर देगा। अब एकाएक इतना भीड़ का हम क्लास ले रहे हैं, कल बोल दे कि हम छोड़ दे रहे हैं, तो हमको सब माला थोड़ी पहनाएगा, हो बोलवे करेगा, पीठ पीछे गालिए देगा, हरामखोर पढ़ा रहा था चल दिया, हम लोग का भविष्य कौन देखेगा? तो तुम कितनों भी बड़ा फैन फॉलोइंग वाला क्यों ना हो, मानता है तब ये जब तुम उसका भी मानते हो। तो हम नहीं मानेंगे तो पक्का है कि तुम लोग भी नहीं मानेगा। बाबा पे गया गरमा कुछ लोग, अब के जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अच्छा नेता गरमा गया बाबा पे। ये कौन सा बात हुआ कि इतना अच्छा आंदोलन चल रहा था तुम इसको वापस ले लिए? बाबा पे गरमाया, लेकिन बाबा का क्या फर्क पड़ता है? बाबा को फर्क नहीं पड़ा। मार्च 1922 में अंग्रेज को लगा कि सारा जो किया धरा अभी चल रहा है भारत में, सब कराई पगला बुरवा के हो, ये बुरवे का पकड़। मार्च 1922 में बुरवा को पकड़ लिया गया, यानी बाबा को पकड़ लिया गया। मार्च से दिसंबर तक का जो माहौल था वो थोड़ा गड़बड़ाने वाला माहौल था। अब कांग्रेस में फिर ऐसा लग रहा है कि फिर से अब कांग्रेस में विभाजन होने वाला है, काहे कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। और बाबा जेल में, जब तक बाबा बाहर रहता था तो बाबा संभाल लेता था, अब बाबा अंदर चल गया, अब अपने में सब लड़ने लगा है। बाबा 2 साल तक जेल में रहता है, 1922 से लेकर के 1924 तक बाबा जेल में रहता है। लेकिन ये बीच में कुछ हुआ है। अब क्या हुआ है? दिसंबर 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन होना था बिहार के गया जिले में। कहां हुआ? बिहार के गया जिले में।
अध्यक्ष का जो नाम आया वो अध्यक्ष था चित्तरंजन दास। कौन था? चित्तरंजन दास। अब कांग्रेस वाले ने क्या सोचा, अब देखो समझो। कांग्रेस वाले ने सोचा कि केंद्रीय विधानसभा जो है यानी सेंट्रल असेंबली जो है, अब एक दल कांग्रेस का यह कह रहा है, एक दल जो है वो कांग्रेस का यह कह रहा है कि हम सेंट्रल असेंबली में भाग लेकर के अंग्रेजों का बाहर करने का काम करेंगे। लेकिन एक दल ये कह रहा है, मान के चलो इसको कहा गया परिवर्तनवादी, एक को कहा गया अपरिवर्तनवादी, एक ने कहा कि नहीं 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 नहीं, केंद्रीय विधानसभा का भी बहिष्कार कर दो, कोई भी कांग्रेस का आदमी केंद्रीय विधानसभा में भाग नहीं लेगा। लेकिन एक दल कह रहा है कि भाग लेगा, दोनों का मोटिव एक है, अंग्रेजों को भगाना, लेकिन तरीका अलग अलग है। एक कह रहा है कि इसमें भाग लेकर के अंग्रेज को भगाएंगे और एक कह रहा है कि इसमें भाग ना लेके अंग्रेजों को भगाएंगे। अब इसमें भाग लेने वाला में जो कुछ आदमी था उसमें चित्तरंजन दास भी था, और 1922 का अध्यक्ष भी कौन है? चित्तरंजन दास। मामला गया घर भरा। अब अध्यक्ष है भाई, जो बोलेगा वही होगा। गया में बैठल है सब। जब बड़ी हल्ला होने लगा तो चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू को बुलाया, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी को, बोला इधर आओ। बोला कि ऐसे यदि रहा ना तो कुछ हो नहीं होगा। बोला तो? बोला कि कुछ करो, एक नया पार्टी बनाओ और वो पार्टी बना करके तब केंद्रीय विधानसभा में भाग लेंगे और तब जाके इसको धोएंगे अंग्रेजों को। बोला ठीक है। दिसंबर 1922 में एक पार्टी का बात आया, एक पार्टी बनाएंगे, और पार्टी बनाने वाला कोई और नहीं, एक चित्तरंजन दास है और दूसरा जवाहरलाल नेहरू के पिताजी यानी मोतीलाल नेहरू हैं। दोनों ने सोचा कि चलो एक पार्टी बनाते हैं। जनवरी 1923 में एक पार्टी बना और उस पार्टी को हम लोग इतिहास में स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। कौन सा पार्टी के नाम से जानते हैं? स्वराज पार्टी। और कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले है तो नेक्स्ट लिख लेना स्वराज पार्टी। नेक्स्ट लिखो स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी। नेक्स्ट लिखो स्वराज पार्टी, नेक्स्ट लिखना स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी 1923। 1923 दो गो नाम लिखो, एगो नाम लिखो चित्तरंजन दास, एगो नाम लिखो CR दास यानी चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, और दूसरा नाम लिखो मोतीलाल नेहरू। दूसरा नाम लिखना मोतीलाल नेहरू, दूसरा नाम लिखो मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। क्लियर है? कोनो दिक्कत यहाँ तक? सारा समझ आ रहा है ना? पक्का है? कोनो दिक्कत नहीं? ठीक हो। अब ये दौर आने वाला है 1924-25 का दौर आने वाला है, भयंकर पगला सब का दौर आने वाला है। अब एक पर एक पागल भारत के राजनीति में एंट्री करने वाला है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, सचिंद्रनाथ सान्याल, एक पर एक पागल सब। और उस समय एक विचारधारा बड़ा जोर शोर से चल रहा था पूरा विश्व में, और वो विचारधारा था समाजवादी विचारधारा। कौन सा विचारधारा? समाजवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा जो है, अब हो सकता है वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाए तुम्हारा, तो समाजवादी विचारधारा जो है पहली बार जो विश्व में लाया गया, वो लाया गया था, एक बंदा था जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। नाम सुने होंगे कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का कहानी ये है कि ओकरा एगो लक्ष्मी से हो गलो प्यार, वो भी भयंकर वाला। लक्ष्मी जो थी बड़ी पैसा वाला बाप की बेटी थी। ये एगो मोटर मैकेनिक था, लेकिन वादा कुछ इस टाइप का है कि जिएंगे तो तुम्हारे साथ और मरेंगे तो तुम्हारे साथ।
बाप के पास गया हाथ मांगने के लिए कि शादी करवा दो। बाप बोला क्या करता है? बोला मोटर मैकेनिक है। मारा लात, भागार दिया, बाहर गिरा, देवदास बनाए। लाइब्रेरी में बैठा, उसने बोला साला विश्व में सबसे ज्यादा गरीब है, सब कुछ वही करता है लेकिन उसका पैसा ही अमीर लोग रखता है। बोला कि यदि ऐसे ना देना तो मार के लो। एक और साम्यवादी विचारधारा तुम लोग नहीं समझ पाएगा, वो जो कमीशन मिशन का तैयारी करता है वो समझता है। फांसीवाद, साम्यवाद, समाजवाद। समाजवाद लेकिन समझो, कार्ल मार्क्स ने एक लेटर लिखा, सोचा कि चलो एक शायरी लिखते हैं, लेकिन शायरी नहीं लिखा, उसने एक विचारधारा लिख दिया। और वही विचारधारा बाद में समाजवादी विचारधारा कहलाता है। बताया जाता है कि वो कागजी ही रह गया, इंप्लीमेंट जो किया उस विचारधारा को एक और बंदा आया था, लेनिन का नाम सुने होंगे। लेनिन ने उसको इंप्लीमेंट किया, लेकिन और तगड़ा रूप से जो तुम्हारा वो चालू किया इसको, वो एक और बाद में चांसलर बना यूएसएसआर का, उसको हम लोग जोसेफ स्टालिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्टालिन के नाम से जानते हैं। अर्थव्यवस्था में भी एक समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है, एक विचारधारा में भी समाजवादी विचारधारा होता है। एंड हम कई बार तुम लोग को बता चुके हैं समाजवादी विचारधारा क्या होता है। जहां केंद्र में समाज रहे, जहां केंद्र में तुम नहीं रहो, तुम्हारा समाज रहे, तुम्हारा परिवार रहे, यही तो समाजवादी है। मेरा मन है हम सो जाएं, ठीक है, ये तुम्हारा उदारवादी विचारधारा हुआ। मेरा मन है कि हम 2 बजे रात में घूमें, ये उदारवादी विचारधारा हुआ। लेकिन तुम्हारा मन है 2 बजे रात में घूमो और भी घर में घूमो, घर में रह के घूमो, गांव में रह के, वो नहीं चलने वाला है। क्योंकि तुम पटना में जब तक थे तुम अपने मन का मालिक तुम खुद थे, लेकिन तुम जैसे ही अपने गांव गए, अपने माँ बाप के पास गए, अपने समाज में गए, अब तुम मन के अपने मालिक नहीं हो। कुछ करने से पहले तुमको समाज के बारे में भी सोचना पड़ेगा। यहाँ तुम किसी के साथ घूम रहे हो, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन क्या अपने गांव में किसी का हाथ पकड़ के चल सकते हो का? हर गांव में 10 गो पगला बुरबा रहता है, यही सब देखते रहता है, ककर बेटा की कर रहा है, ककर बेटी की कर रहा है। सेंटर में समाज है, इसी को समाजवादी विचार। जब ये सब पगला सब आया, इस लोग ने स्टालिन का जो ये समाजवादी विचारधारा था, ये सबके सर चढ़ के बोलने लगा। उसमें से एक जवाहरलाल नेहरू भी थे। आजादी के बाद इसलिए हम लोग समाजवादी विचारधारा पे चले थे, क्योंकि नेहरू शुरू से ही समाजवादी विचारधारा का, और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना? जवाहरलाल नेहरू। तो जिसका जैसा सोच होगा वही ना काम करेगा। तो शुरू से भगत सिंह बोला ना, तुम लोग बड़ा बेवकूफ हो, तुम लोग को अंग्रेज से ही नहीं आजाद चाहिए, भारत के लोगों को सिर्फ अंग्रेज से ही नहीं आजाद चाहिए। पहली बार बोला है, और किससे चाहिए? बोला वो हर एक अमीर वर्ग से भी उसको आजादी चाहिए जो उसका शोषण कर रहा है, गरीबों का। हर एक नीच जाति को भी आजादी चाहिए जिसका शोषण कर रहा है उच्च जाति। हर एक साहूकार से चाहिए, हर एक जमींदार से चाहिए, हर एक पैसा वाले से, हर एक गरीब को आजादी चाहिए। तब जाके हम मानेंगे कि भारत आजाद हुआ है। अंग्रेज तो गुलाम किया ही है, लेकिन अंग्रेजों के साथ साथ भारत के जो अमीर है, जो उच्च वर्गीय है, जिसका औकात चुट्टी भर नहीं है, लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़ा औकात वाला समझता है, और वो समझ करके नीचे का, नीच जाति का, गरीबों का, किसानों का शोषण कर रहा है, उसको भी उससे आजादी चाहिए, वरना तुम्हारा देश कभी भी आजाद नहीं हो पाएगा। और आज भी हम कहते हैं हमारा देश पूर्ण रूप से आज भी आजाद नहीं हुआ है। कभी तुम अपने समाज में जहां रहते हो वहां एक बार चारों बगल अपना नजर उठा के देखना, तुम्हारे घर के अगल बगल जो पैसा वाला रहेगा, तुम देखना वो गरीबों का शोषण करते हुए दिखाई देगा तुमको। अपने पैरों के नीचे बैठाते हुए देखेगा तुम, उसको पानी पिलाते हुए देखेगा तुम। गरीब उसके नीचे में आंगन में बैठता है। हम तो उच्च जाति में देखे, और खुद उच्च जाति है तो हमको समझ आता है, ब्राह्मण है तो हमको पता है क्या होता था ये चीज। आंगन में यदि कोई आ जाता था तो उसको बोला जाता था नीचे में बैठो, तुम्हारा औकात नहीं है ऊपर में बैठने का। है बे, क्यों नहीं बैठेगा? बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म क्यों आया भारत में? यही समाज में जो असमानता था, इसीलिए तो बौद्ध, जैन ये सब धर्म आया।
ना तो क्यों आता। महात्मा बुद्ध भी तो एक क्षत्रिय थे। महात्मा बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे। लेकिन उसने यही असमानता को दूर करने के लिए, अब ब्राह्मण आया उसको चेयर दिया, बैठ। और वहीं पे कोई शूद्र आया, बोला नीचे बैठ। बौद्ध धर्म यही नहीं किया। बौद्ध धर्म बोला कि ब्राह्मण को दे दो चेयर, तो शूद्र आ रहा है तो उसको भी दो, और यदि शूद्र को नहीं दे रहे हो तो ब्राह्मण से भी चेयर हटा दो, उसको भी बोलो नीचे में बैठने के लिए। इसको ना समानता कहा जाता है। फिर बाद में जब एंशियंट पढ़ाएंगे, प्राचीन इतिहास पढ़ाएंगे, तब बताएंगे, बहुत सारा डिबेट है। तो भगत सिंह ये सब बड़ा अजीबोगरीबी विचारधारा लेके आया, और अच्छा विचारधारा लेके आया, समाजवादी विचारधारा। लेकिन इसका मेन मोटिव यही था कि पहले अंग्रेजों को भगाओ यहाँ से। और अंग्रेजों को भगाने का इस सब ने हर एक प्रयास किया। क्या क्या प्रयास किया, कौन कौन सा घटना हुआ, नहीं हुआ, ये बताएंगे कल। थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके बचा के रखो। लेकिन कल हो तो, और संडे को तो होगा नहीं, होगा मंडे को। और करंट होगा कि नहीं होगा वो आज हम बताएंगे नहीं, वो तुमको ग्रुप में मिल जाएगा। क्लियर है? चलो।